हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आज के सेशन में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है शेल्टर यानी कि आवास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये है कि कच्चे घरों की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। जो कच्चे घर होते हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्हें प्रतिदिन गोबर से लीपना पड़ता है। तो कच्चे घरों को प्रतिदिन गोबर से नहीं लीपना पड़ता, इनको कभी कभी गोबर से लीपा जाता है, वीकली या फिर हर 10 दिन के बाद में। लेकिन इनमें जो दीवारें हैं वो कच्चे ईंटों की होती हैं, ये झोपड़ियों से अधिक मजबूत होते हैं, इन पर चूने की पुताई होती है, ये सभी विशेषता पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। ये कच्चे घरों की मुख्य विशेषता नहीं है कि उनको प्रतिदिन गोबर से लीपना पड़े। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी प्रदेशों से भी जो अधिक ठंडी जलवायु है वो कहां पर पाई जाती है। तो पहाड़ी प्रदेशों से भी जो अधिक ठंडी जलवायु है वो पाई जाती है कहां? वो पाई जाती है टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश जो आपका आर्कटिक क्षेत्र है या फिर जो अंटार्कटिक क्षेत्र है, जैसे कि रूस का जो साइबेरिया, ग्रीनलैंड, कनाडा का कुछ भाग, अलास्का वाला क्षेत्र, तो जहां पे बहुत अधिक ठंड होती है पहाड़ों से भी अधिक, उस क्षेत्र को हम लोग टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं वो सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। समुद्र में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जल में घुलित ऑक्सीजन। जल में जो घुलित ऑक्सीजन है इसको इंग्लिश में डीओ बोलते हैं, यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि इग्लू के फर्श पे फर और खाल क्यों बिछाए जाते हैं। तो इग्लू के फर्श पे फर और खाल क्यों बिछाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ये घर को गर्म रखते हैं इस वजह से। इग्लू किनका घर होता है? ध्यान रखेंगे, जो एस्किमो जनजाति है, जो एस्किमो जनजाति है जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है, तो इनका जो बर्फ का बना हुआ घर है उसको इग्लू कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि जो उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो घरों की दीवारें हैं वो किस प्रकार की बनाई जाती हैं। उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र हैं यानी कि जो हॉट क्लाइमेट एरियाज हैं, गर्म जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे घरों की दीवारें किस प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे जो घरों की दीवारें हैं उनको मोटी बनाया जाता है। मोटी दीवार इसलिए बनाई जाती है ताकि जो बाहर की गर्मी है वो अंदर ना आने पाए और अंदर की जो ठंड है वो बाहर ना जाने पाए। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्थायी घरों के संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन नहीं है। जो आपके स्थायी घर होते हैं तो उनके संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन नहीं है। परमानेंट जो हाउसेस होते हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूकंप रोधी। देखो, जो स्थायी घर हैं वो बहुत अधिक मजबूत होते हैं, वो टिकाऊ और अधिक समय तक चलने वाले भी होते हैं और उनको सीमेंट, ईंट और लोहे का प्रयोग करके भी बनाया जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से भूकंप रोधी नहीं होते। अगर तेज भूकंप आता है तो उन पर भी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि आश्रय के लिए जो प्रयुक्त प्राचीन सामान्य नाम है वो क्या है। तो आश्रय के लिए जो प्रयुक्त प्राचीन सामान्य नाम है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झोपड़ी। झोपड़ी जो है वो आश्रय के लिए प्रयुक्त प्राचीन सामान्य नाम है और इसको पुराने समय में आपको पता होगा कि कुटिया भी कहा जाता था, है ना, कुटी या फिर कुटिया, ध्यान रखेंगे। ये जो खंभों पर टिके घर हैं और जो खंभों पर टिके घर हैं ये घरों के प्रकार हैं, ये घरों के नाम नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये जो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है ये घरों के प्रकार है, ना कि घरों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय अधिवास यानी कि जो शहरी अधिवास है वहां पर कौन सी विशेषता आपको देखने को नहीं मिलती है। शहरी अधिवासों में आपको कौन सी विशेषता देखने को नहीं मिलती है? श्रम विभाजन, सामाजिक समानता, पेशों का विशेषीकरण या फिर सामाजिक असमानता। सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक समानता। सोशल इक्वलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप शहर में देखते होंगे अपने आसपास वाले क्षेत्र में कि वहां पे लोगों का जो सामाजिक स्तर है उनमें काफी ज्यादा क्या होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं। इसके अगर जो है आप कंपेयर करेंगे ग्रामीण क्षेत्र से, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां पे आपको लोगों को सामाजिक समानता अधिक देखने को मिलेगी। उनका रहन सहन का जो स्तर है, उनका जो जीवन का स्तर है वो शहरों की अपेक्षा वहां पर अधिक समान आपको दिखेगा। तो सोशल इक्वलिटी आपको शहरों में नहीं मिलती। कोई जो अमीर है वो बहुत अमीर है, कुछ लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं, तो इस तरीके से आपको बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं शहरों में। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कुछ हद तक अभाव पाया जाता है शहरों से कंपेयर करने पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर पत्थरों के आवास बनाए जाते हैं। कौन सा ऐसा आवास है जहां पे पत्थरों के आवास बनाए जाते हैं? तो ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर में पत्थरों के आवास बनाए जाते हैं। जो भी आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पे आपको पत्थरों के आवास जो है वो देखने को मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बांस के घर बनाए जाते हैं। तो बांस से जो घर हैं उनका निर्माण किया जाता है कहां पर? असम में। अधिक बारिश से बचने के लिए, ध्यान रखेंगे, असम में अधिक बारिश से बचने के लिए घरों को बांस की सहायता से ऊंचाई पर बनाया जाता है। असम में एक गांव है जिसका नाम है मोलन। ये गांव जो है ये बांस से निर्मित आवास के लिए काफी प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। मोलन कहां है? असम में है।
इसके अलावा भारत का जो वर्षावन अनुसंधान संस्थान है, भारत का जो वर्षावन अनुसंधान संस्थान यानी कि जो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी असम में ही स्थित है। असम में एक शहर है जिसका नाम है जोरहाट, तो जोरहाट में वर्षावन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में जो जुलू जाति के लोग हैं वो किस प्रकार का अधिवास बनाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में जो जुलू जाति के लोग हैं इनका अधिवास कैसा होता है, इनका मकान कैसा होता है। तो इनका मकान होता है मधुमक्खी प्रारूपी, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, जैसा मधुमक्खी का छत्ता होता है देखने में, तो अगर उसके छत्ते को हम लोग उल्टा कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से इनका मकान हमें देखने को मिलता है जुलू जाति के लोगों का। तो मधुमक्खी प्रारूपी यानी कि मधुमक्खी के छत्ते से मिलता जुलता इनका अधिवास होता है। आपका अगला प्रश्न है कि इग्लू, इग्लू किस जनजाति का आवास है। तो इग्लू जो है वो किसका आवास है, एस्किमो जनजाति का आवास है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि युर्त किस जनजाति का आवास है, रेड इंडियन, किर्गिज, नीग्रो या फिर एस्किमो। तो युर्त जो है वो निम्नलिखित में से किस जनजाति का आवास है। तो युर्त जो है वो किर्गिज जनजाति का आवास है। और ये जनजाति पाई कहां जाती है, ये जनजाति पाई जाती है किर्गिस्तान में। अगला प्रश्न है कि ऑल, ऑल जो आवास है इसका संबंध किस महाद्वीप से है। ऑल आवास का संबंध किस महाद्वीप से है। तो झोपड़ी नुमा आवास होता है ऑल, और इसका संबंध है किस महाद्वीप से, इसका संबंध है यूरोप महाद्वीप से। अगला प्रश्न है कि इजबा, इजबा जो आवास है इसका संबंध किस देश से है। तो इजबा जो आवास है इसका संबंध है रूस से, और ये तिकोना जो है मकान होता है, ध्यान रखेंगे 3 दीवारें होती हैं किसमें, इजबा में। तो ये तिकोना मकान होता है रशिया में, और इसकी जो दीवारें होती हैं वो अलग अलग कलर से जो है वो कलर की जाती हैं, अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है दीवारों को रंगने में। झोपड़ी की छत में, झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए कौन सी लकड़ियां प्रयोग की जाती हैं। नीम, कीकर, नीम और कीकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीम और कीकर। इनमें कीड़ा नहीं लगता, नीम और कीकर जो है इसमें कीड़ा नहीं लगता, तो लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए इन्हीं लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कीकर को हम लोग आम बोलचाल में बबूल के नाम से भी जानते हैं। पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनकी विशेषता क्या है। तो पर्वतीय आवासों में जो पाए जाने वाले जीव हैं उनमें कौन सी विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। उनकी त्वचा बहुत मोटी होगी, उनकी त्वचा पे बड़े बड़े बाल होंगे, इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं। तो त्वचा मोटी होती है, त्वचा पे बड़े बड़े बाल होते हैं जो उनको ठंड से बचाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं जो कि इनको चट्टानों पर बर्फ में चलने में सहायता करते हैं। स्थायी अधिवास के निर्माण में, स्थायी अधिवास के निर्माण में आप निम्नलिखित में से किस कारक को शामिल नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्थायी अधिवास होते हैं उसके निर्माण में आप निम्नलिखित में से किस कारक को शामिल नहीं करेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निवास और कार्य करने के स्थान की उपलब्धता। ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं रखती, इसलिए क्योंकि आज आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो उस स्थान पे आप अपना आवास बना लोगे। हो सकता है कल को आपका ट्रांसफर हो जाए, कल आप दूसरे शहर में चले जाओ, कल आप भारत से बाहर विदेश में आप काम करने के लिए चले जाओ। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि जो निवास और कार्य करने के स्थान की उपलब्धता है वो इन तीनों से क्या है, थोड़ा सा कम है। ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है स्थायी अधिवास के निर्माण के लिए। समतल भूमि होनी चाहिए, जल प्राप्ति का भी आप ध्यान रखोगे, सुरक्षा भी होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी आपको वहां पे मिलनी चाहिए। लेकिन निवास और कार्य करने के स्थान की उपलब्धता समय के साथ में परिवर्तनशील है। अगर एक घर में 2 लोग रहते हैं, दोनों लोग अलग अलग जगह पे काम करते हैं, एक आवास वहां पे बनाना चाहते हैं, तो फिर वहां पर समझ सकते हो आप किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। बुशमैन जो जाति के लोग हैं, जो बुशमैन जाति के लोग हैं वो किस प्रकार के अधिवास का निर्माण करते हैं। बुशमैन जाति के लोग किस प्रकार के अधिवास का निर्माण करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, अस्थायी अधिवास। जो बुशमैन जाति के लोग होते हैं घुमंतु तरीके के लोग होते हैं, ये अपना टेंट नुमा आवास बनाते हैं जहां पे रात में रुकते हैं। तो इसको इनका आवास जो है वो अस्थायी अधिवास का प्रकार होता है। कालाहारी मरुस्थल आप लोगों ने सुना होगा, कालाहारी मरुस्थल जो कि बोत्सवाना में स्थित है, तो ये जनजाति वहां पर पाई जाती है, बुशमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि पत्थरों के मध्य में घोंसला बनाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी है जो कि पत्थरों के मध्य में घोंसला बनाता है। सही आंसर है आपका कलचिड़ी। तो कलचिड़ी जो है ये पत्थरों के मध्य में घोंसला बनाती है, ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। तो सबसे ऊंचे पेड़ पर जो अपना घोंसला बनाता है, ध्यान रखेंगे, वो है कौन, वो है चील। चील जो है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जो घोंसला बनाता है वो है ऑप्शन ए, कौवा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचे पेड़ पे घोंसला कौन बनाता है, तो सबसे ऊंचे पेड़ पे घोंसला बनाती है चील। और पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है, तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी लालटेन के आकार का घोंसला बनाता है।
कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि लालटेन के आकार का घोंसला बनाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, वीवर। वीवर को हम लोग हिंदी में बया भी बोलते हैं। ये लालटेन के आकार का घोंसला बनाता है। जो मेल वीवर होते हैं वो घोंसले का निर्माण करते हैं, सबसे सुंदर घोंसला भी इसी के घोंसले को कहा जाता है। फिर बाद में जो फीमेल होती है वीवर, वो चूज करती है कि कौन सा घोंसला सबसे अच्छा है, फिर उसमें वो अंडे देती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में आपको किस तरह के ग्रामीण अधिवास देखने को मिलेंगे? तो दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलेंगे? यहाँ पे आपको सघन यानी कि डेंस आवास मिलेंगे। कोई भी महानगर जब शुरू होने वाला होता है, अगर आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हो, आप बाई रोड जर्नी कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि जो स्लम वाला एरिया है, जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, वो काफ़ी पहले से शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर मकान काफ़ी पास पास में बने होते हैं लोगों के। तो दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पे आपको सघन अधिवास जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूलन का तात्पर्य क्या है? अनुकूलन जो है वो किसे कहा जाता है? तो अनुकूलन का क्या अर्थ है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, विपरीत परिस्थितियों के प्रति सामंजस्य स्थापित करना। अगर सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं है, फिर भी वहां पे आप एडजस्ट कर रहे हो, तो उसी को अनुकूलन कहा जाता है। स्वास्थ्यप्रद मकान वह है जिसमें पाया जाता है। स्वास्थ्यप्रद जो मकान है उसमें पाया जाता है क्या? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हवा तथा रोशनी का आवागमन, गंदी हवा को निकालने के लिए रोशनदान, नालियां साफ और ढकी हुई हो, ये सभी जो है स्वास्थ्यप्रद मकान के लिए जो है वो आवश्यक चीजें हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बांस से निर्मित आवास वाला जो मोलन गांव है, ये कहाँ स्थित है? ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है इसका आंसर। तो बांस से निर्मित आवास वाला जो मोलन गांव है, ये स्थित है कहाँ? ये स्थित है असम में। असम में बांस की सहायता से घरों को ऊंचाई पर बनाया जाता है, जिससे बारिश से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेला घर का निर्माण किस राज्य में किया जाता है? तो भेला घर का जो निर्माण है वो किया जाता है कहाँ? ध्यान रखेंगे, भेला घर का निर्माण किया जाता है असम में। बिहू पर्व आप लोगों ने सुना होगा, तो बिहू पर्व के अवसर पे असम में भेला घर का निर्माण किया जाता है। ये अस्थायी अधिवास होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्किमो जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास है वो क्या कहलाता है? तो एस्किमो जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास है वो क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ट्यूपिक। एस्किमो जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास ट्यूपिक कहलाता है। देखो, इग्लू भी एस्किमो जनजाति का ही आवास है, लेकिन इग्लू जो है ये इनका शीतकालीन आवास है, जाड़ों में बनाते हैं, और ट्यूपिक इनका ग्रीष्मकालीन आवास है जो गर्मियों में बनाते हैं। इग्लू बनता है बर्फ से और ट्यूपिक बनता है झाड़ियों से, इसके अलावा जो कपड़े वगैरह होते हैं, चमड़ा वगैरह होता है उससे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिजड़ीली किस राज्य में स्थित है? खिजड़ीली जो है गांव, ये किस राज्य में स्थित है? तो खिजड़ीली जो है ये स्थित है कहाँ? राजस्थान में। आप लोगों ने सुना होगा विश्नोई आंदोलन। विश्नोई आंदोलन भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला आंदोलन था, जिसको 1731 में जो है जिसकी शुरुआत की गई थी। तो खिजड़ीली जो है ये राजस्थान की जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और यहीं पे विश्नोई आंदोलन की शुरुआत की गई थी अमृता देवी विश्नोई के द्वारा। अमृता देवी विश्नोई के नाम से जो है विश्नोई पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। मैं अनअकैडमी में सीटेड कैटेगरी में टॉप एडुकेटर हूँ। तो अगर आप अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके मुझे अनअकैडमी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अनअकैडमी पे आप मेरी स्पेशल क्लासेस भी कर सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने पर आपको बहुत सारे यूनिक फीचर मिलते हैं। आपको जो है इंडिया के सभी टॉप के एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, फ्री टेस्ट सीरीज है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट है, कंप्लीट बैच कोर्स, रेगुलर टेस्ट सीरीज, ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिलते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर। अगर आप रीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीड का एक नया बैच कोर्स आपको 2 मार्च से अनअकैडमी पे शुरू हो चुका है। इसका लिंक भी जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फीस सिर्फ 899 है। इसमें अप्लाई कर देंगे अगर मेरा रेफरल कोड ABRG10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप DTPLSB, सुपरडेट, केवीएस या फिर AP जैसे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, और इसमें भी अप्लाई करते हैं अगर मेरा रेफरल कोड ABRG10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।